नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पूछता इंडिया में आज बात बिहार की सियासत की। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुलाकात के बाद से बिहार में कयासों का बाजार गर्म है। क्या एक बार फिर वहां खेला होने वाला है? और इसके बाद नीतीश कुमार ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि अब मैं कहीं दाएं बाएं जाने वाला नहीं हूं। और उन्होंने जेपी नड्डा के सामने इस बात को रखा कि मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन अब गलती दोबारा नहीं होगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आरजेडी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती रही, वो 2 बार आरजेडी के साथ चले गए। अब हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल क्या है? आज सवाल पूछता है इंडिया कि नीतीश कुमार क्यों बार बार पलटी मारने की बात करते हैं। कह रहे हैं कि भाई हम पलटी नहीं मारेंगे। प्रधानमंत्री के सामने भी बात कही थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी बात कही। और दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार बीजेपी को कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा सवाल कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की कोई नई रणनीति है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो बिहार की सियासी फिजा गर्म हो गई थी। वहीं एक बार फिर चाचा भतीजे के साथ आने को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। बिहार की राजनीति में हलचल हुई तो बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया। इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग सत्ता के लोभी हैं। इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है, इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। इस चर्चा की गूंज दिल्ली के गलियारों तक पहुंची और वहां के नेताओं ने भी इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं दी। कई चर्चाएं हुई कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदली कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही विराम लगा दिया और कहा कि वो किसी भी सूरत में अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? वहीं बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक पारे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ताजा बयान से शांत करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को लेकर साफ तौर से कहा कि वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी बड़ी गलती रही कि वो 2 बार उनके साथ चले गए। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले एनडीए सरकार की केंद्र में वापसी के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा था कि हमसे गलती हुई थी जो हम छोड़कर गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद वो वापस लौटे और फिर दोबारा आरजेडी के साथ चले गए। इस तरह उनका पाला बदल 2 बार आरजेडी के साथ हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सच में अब पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई दफा आरजेडी में नहीं शामिल होने की बात कही थी और उसके बाद भी आरजेडी में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार की सियासत में एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसको कोई भाप नहीं पाता है। लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जो खबरें चल रही थी और एक बार फिर से वहां चर्चा हो रही थी, क्या एक बार फिर से चाचा पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार ने साफ किया कि 2 बार मैं गया, वो मेरी गलती थी। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार मुख्यमंत्री सफाई क्यों देते हैं?
क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाएं। हमारे साथ मृत्युंजय झा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमराज राम जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। चितरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रुद्र विक्रम सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हिमराज राम जी, आप ही के पास आएंगे। आखिर नीतीश कुमार को बार बार ये सफाई देने की, माफी मांगने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सवाल सही है कि आखिर हमारे नेता को क्यों कहना पड़ा इस बात। ये जब से तेजस्वी जी की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है, उसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अच्छा। सब लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि विपक्ष के नेता का माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना एक औपचारिक मुलाकात है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि विपक्ष में आरजेडी के तरफ से इस हवा को ज्यादा फैलाया गया, ज्यादा इसको, इस हवा को जो है क्या कहते हैं कि इसको मीडिया के माध्यम से या प्रचार, इसको जो है प्रचार का तंत्र लोगों ने बना लिया। और इस बात का प्रचार बड़ी तेजी से फैला कि नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़ देंगे, नीतीश कुमार जी गठबंधन बदल देंगे, ये हवा फैल रही थी। और मीडिया ने भी तरह तरह के सवाल जो है खड़े कर। लेकिन नीतीश कुमार जी का मकसद है बिहार का विकास, और बिहार का विकास तभी संभव है जब एनडीए की गवर्नमेंट रहती है। लंबे समय से एनडीए के साथ जनता दल यू रहा है, और आज है, और कल भी रहेगा। और ये बीच में कुछ दिनों के लिए 2 बार तेजस्वी जी को साथ लेने का मौका मिला। तेजस्वी जी के साथ, यानी आरजेडी के साथ, यानी महागठबंधन के साथ 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर समझौता करके सरकार चली 17 मई। हाँ। लेकिन 17 महीनों के अंदर आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, जिसके वजह से गठबंधन टूटना लाजमी था। अच्छा। नीतीश कुमार जी आज की तारीख में जो जनता दल यू है, एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, मजबूत घटक दल हैं। और हमारा मानना है कि एनडीए का जो डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी अगुवाई कर रहे हैं, केंद्र में एनडीए की सरकार है, मोदी जी अगुवाई कर रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर पटना तक विकास तीव्र गति से हो रहा है। अच्छा। बिहार में जो विकास की गति थी, आएंगे उसमें सर। और तेजी आ विकास गई की है। गति की बात करनी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या आरजेडी डाने डाल रही है। चितरंजन जी, आपने सुना हिमराज राम जी को, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आरजेडी वाले हैं ये ऐसे अफवाह उड़ाते हैं। लेकिन सवाल है, नीतीश कुमार से जब मुलाकात तेजस्वी जी की हुई तो क्या बात हुई? क्या वाकई आपको लगता है कि चाचा पलटी मारेंगे? नहीं अंजनी जी, एक खबर अभी जो हेमराज जी कह रहे हैं कि राजद की ओर से फैलाई गई। राजद की ओर से किसका बयान है या किसने कहा कि यहाँ साहब नीतीश जी आ रहे हैं और हम नीतीश जी मिल रहे हैं? या तो जो अब किस आधार पर चला हुआ, तो जो है तो जो जिन्होंने चलाया वह बता सकते हैं। एक चीज जो आपने भी कहा आपके चैनल पर अभी, जो आप जो बोल रहे थे कि नीतीश जी की पहचान इस रूप में हो गई है कि नीतीश जी कब क्या करेंगे इसका कोई भी पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता। लोग तो कहते हैं कि नीतीश जी खुद भी नहीं पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा। तो इसलिए उनका जो अब तक का जो रहा है उसके आधार पर लोग अनुमान लगाता है, उस ढंग से मीडिया में खबर चलती है। लेकिन राजद तो इसके पहले भी जब नीतीश जी आए थे राजद के साथ 2022 में 9 अगस्त 2022 को, तो कोई राजद नहीं गई थी उनके पास, न राजद ने कोई प्रस्ताव दिया था, न राजद कोई पहल किया था। नीतीश जी खुद आए थे महामहिम राज्यपाल महोदय को इस्तीफा देने के बाद, वे खुद आए थे वहां से आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर। उन्होंने आकर आदरणीय लालू जी से, आदरणीय तेजस्वी जी से कहा कि भाई
जो है सो अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हमको आपकी मदद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो उसके चितरंजन बाद जी, जो है क्या सो अभी भी आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आपके पाले में आ सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग उस ढंग की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अच्छा जनता के प्रति जो कमिटमेंट है मेरा, जी। हम उसके प्रति गंभीर हैं। उसके लिए हमारी लड़ाई चलती रही है। इसलिए हमने पहले कभी पहल किया था न आगे। सवाल है कि हम किस जो हमारा है, हमने जनता से वादा किया था 2020 के चुनाव में कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हाँ। जो इस संविदा पर भी पर गगन जी, इस पर भी हम रिएक्शन लेंगे आपका, लेकिन अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी हैं। मृत्युंजय जी, क्या नीतीश कुमार पर आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? क्यों नीतीश कुमार बार बार आपके नेताओं के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मैं नहीं करूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो? देखिए अंजलि जी, कहावत एक बहुत अच्छी है, मदारी आएगा जाल बिछाएगा। आरजेडी तो मदारी की भूमिका में बार बार जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। ये सरकार कुमार की जब आरजेडी से हटे थे, यही संकल्प लेकर हटे थे कि आरजेडी भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पोषक, और इसलिए जब वो आए उनके साथ अलायंस हुआ तो लंबी पारी चली। और वो इस बात का जिक्र इसलिए करते हैं कि हम 2 बार गए, 2 बार जाकर देखे कि शायद आरजेडी सुधर गया हो। उनको नहीं लगा ये आरजेडी सुधरने वाली पार्टी है, ये तो बिगड़ने वाली और बिगाड़ने वाली पार्टी है। और इसलिए वो आज का वक्तव्य उन्होंने जारी किया, इसीलिए कि बार बार उनके मन में होता है कि काय दिल्ली के भाग से छिका टूटे कि हमको मिले, और इसलिए ये जा करके मिलने का काम करते हैं और मिल करके आगे स्टेटमेंट देते क्या है नहीं है। तो उनको ये लगता है कि शायद हमारी स्थिति अच्छी हो जाए, शायद माननीय नीतीश जी फिर हमको, चाचा जी हमको मान ले। इस प्रकार के भाव के साथ ये चाहते हैं कि फिर से हम कोई बड़ा गेम कर सके। लेकिन वो इस बार नीतीश जी ने कहा है, पहले भी कहा था। आपको भरोसा है मृत्युंजय जी, आपको भरोसा है कि इस बार अब वो कहीं नहीं जाएंगे? देखिए मीडिया के तंत्र आप भी अंजलि जी जानते हैं कि बार बार जब चलती है माननीय नीतीश जी के बारे में तो यह राष्ट्रीय विषय है कि माननीय नीतीश जी का क्या होगा नहीं होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इतना आश्वस्त रखिए, आज की परिस्थिति में नीतीश जी जब कह रहे हैं कि अब वो पड़ाव नहीं है कि नीतीश जी अब पाला बदले। अब उनके विचार में यह हो गया कि बिहार का विकास अगर हो सकता है तो एनडीए के साथ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हो सकता है जी। और इसलिए अब ये कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा वो इतने जोर से कहते हैं। हाँ। अब आरजेडी के लोगों को बीच बीच में जा करके कुछ न कुछ गुफा बनाने का स्वभाव है। अच्छा, इसका तो इलाज हो नहीं सकता है। ठीक है। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जी हैं, राजनीतिक समीक्षक। रुद्र जी, लंबे समय से आप बिहार की सियासत को बड़े करीब से देख रहे हैं। अब ये नीतीश कुमार का जो बयान, ये कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी जब उन्होंने वो बयान दिया था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई, अब एन्ने उन्ने हम कहीं नहीं जाएंगे, एक बार फिर से सेम वही बात दोहराई गई है। और यहाँ पे हमने आरजेडी के प्रवक्ता से पूछा या बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा क्या आपको भरोसा है, तो किसी ने स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार का अभी तक का जो सफर रहा है, राजनीतिक सफर या मुख्यमंत्री के रूप में जो सफर रहा है, वो ऐसा रहा है कि कोई बड़े दावे के साथ कहीं नहीं सकता। चाहे वो आज जिसके साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको वो कभी बड़का झूठा पार्टी कहा करते थे, खुले मन से कहा करते थे, आज उनके साथ है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे दावे के साथ ये नहीं कह सकती कि वो उनके साथ कब तक रहेंगे। आरजेडी के साथ जब वो थे तो आरजेडी को भी पता था कि वो कब तक उनके साथ रहेंगे या कब चले जाएंगे, ये सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार हम उस देश में है जहां की लगभग हर दूसरा नेता, या मैं कहूं हर नेता, जहां जातियों की बात करता है, जातियों में बांटने की, या हम ये भी कहते हैं कि जातियां बहुत प्रभावित करती हैं, वोटर्स बहुत प्रभावित होते हैं, उस देश में या उस बिहार में जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, सिर्फ 2.5% उनके वोटर हैं पूरे बिहार में। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार पिछले 20-25 वर्षों से प्रासंगिक बने हुए हैं। तो कुछ तो खामियां हैं, कुछ तो खूबियां हैं नीतीश कुमार में, या कुछ तो अच्छाइयां हैं। या बिहार में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसा कोई नेता जो साफ सुथरी छवि की थी, एक सबसे बड़ी बात जो नीतीश बनाती है वो उनके साफ सुथरी छवि, क्योंकि
बहुत सारे इल्जाम उन पे लगते हैं, पलटू राम, दुनिया भर के बातें उनके लिए कही जाती हैं, लेकिन एक इल्जाम आज तक कोई नहीं लगा पाया उन पर कि उन पर कोई करप्शन के चार्ज, अभी तक किसी बड़े करप्शन का चार्ज उनको ना ही कोई पार्टी नहीं लगा पाई, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो। तो एक जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, जो मुझे लगता है कि देश के सारे नेताओं को उनसे एक बात सीखनी चाहिए कि इस देश में अगर आप साफ सुथरी छवि रखेंगे, भले से आपके जाति का वोटर हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा राजनीति में और अपने प्रदेश में कम से कम प्रासंगिक बने रहेंगे। ठीक है हिमराज जी, देखिए आपने सबको सुना, गगन जी कह रहे भाई कौन है आरजेडी के नेता जो जाल डाल रहा है, बीजेपी के आपके साथी कह रहे हैं कि आरजेडी वाले जाल डालते हैं। क्या वाकई आरजेडी के जाल में, चाल में आप लोग फंस जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री जी को ऐसा बयान देना पड़ता, सफाई बार बार देनी पड़ती है? भाई हैं तो हैं, बार बार सफाई देने की क्या जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इस बात को साबित करता है कि जो लोग कयास लगा रहे हैं या जो लोग मन में भ्रम पाल के रखे हैं या जो लोग इस आशा और विश्वास में है कि कुछ बदल जाएगा तो मेरा लॉटरी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर इस बात को बार बार बताने का काम किया है। चूंकि अगर कहते हैं कि तीसरी बार उनका बयान आया है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम एनडीए गठबंधन में लंबे समय से रहे हैं, एनडीए गठबंधन में रहे। और मैं भी तो साफ तौर पर बता रहा हूं कि 2 बार मौका मिला था आरजेडी के साथ गठबंधन का, लेकिन गठबंधन चल नहीं पाया, रिश्ता ज्यादा दिनों तक चला नहीं। इसके पीछे तो यही कारण था कि आरजेडी के नेता तेजस्वी जी हों या उनके आदरणीय पिता लालू जी हों, हमेशा से इस बिंदु पर तो वो साफ दिखते रहे कि जो है वो राजनीति को मेवा समझते हैं और मेवा समझकर राजनीति को करते हैं और राजनीति से अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं। अच्छा। और यही कारण है कि उनके पास अकूत संपत्ति आज के तारीख में अर्जित है और ईडी, सीबीआई, आईटी के लोग उनको बराबर खोजने का काम किए। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति को सेवा समझते हैं, पूरे बिहार को अपना बड़ी बात कही आपने चितरंजन जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति को सेवा समझते हैं और आपकी पार्टी, आपके नेता उसको मेवा समझते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए चितरंजन जी, आप लोग मेवा पाने के लिए इनके साथ जाते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए चितरंजन जी। अंजनी जी, हाँ, मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कमिटमेंट की पार्टी, हाँ, हम जो कमिटमेंट करते हैं उस पर कायम रहते और हम सत्ता के पीछे भागने वाले हम नहीं। सत्ता के पीछे कौन भागने वाले हैं? वह सामने। अब इन्होंने, हेमराज जी ने कहा कि भाई मेवा के लिए, तो ऐसी भी बात नहीं है, एक भी बयान आप नहीं दिखा सकते हैं जिसमें आप यह कहें कि आरजेडी के किसी नेता ने ऐसा कहा हो और बाद में उसमें पलटी मारा। हमारी विश्वसनीयता है। लेकिन अभी आज नड्डा जी के सामने नीतीश जी सफाई दे रहे थे। यही नड्डा जी आकर यहाँ बोले थे बिहार में कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देना। और नीतीश जी जब एनडीए छोड़े थे, भाजपा का साथ छोड़े थे, तो उसमें अन्य कारणों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल को तोड़ना चाहती और उसका यह सिद्धांत है कि क्षेत्रीय पार्टियों को वह समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम अलग हुए। उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया। जहां तक रहा मेवा खाने की बात, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2017 में एक आरोप लगाया गया था तेजस्वी जी पर कि इन्होंने जो है सो वो रेलवे में जो बहाली वाला मामला था उसमें तेजस्वी जी शामिल थे, उन पर भ्रष्टाचार, जमीन के बदले नौकरी। हाँ, तो इसीलिए उस समय जब नीतीश जी हटे, तो उन्होंने यही कारण बताया था कि चूंकि तेजस्वी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वे हमको संतुष्ट नहीं कर पाए लोगों को, इसलिए मैं अलग हो रहा हूँ जी। फिर जब दोबारा 2022 में राजद के साथ भी आए तो नीतीश जी ने कहा, उस समय लोगों ने हमको गलतफहमी पैदा किया। अच्छा,
कोई आरोप इन पर मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, यह सारा चीज पब्लिक डोमेन में। हाँ, लेकिन अभी आज उन्होंने क्या क्या चित्रंजन जी, उन्होंने कहा कि पर्चा छपवाते हैं सब, दिल्ली से लेके पटना हर जगह पेपर में, किया कुछ तो है नहीं, खाली पर्चा में छपवा देते हैं आप लोग। अच्छा देख, नहीं अंजनी जी, हाँ। या कुछ नहीं बोलने के लिए एक परसेप्शन बना दिया जाता है। परसेप्शन की राजनीति नीतीश जी करते हैं, जैसे परसेप्शन की राजनीति भाजपा करती है, केवल विज्ञापन, प्रचार, दूसरे के बारे में दुष्प्रचार। आज देखिए 19 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं इस बिहार के, 19 साल से, और लगभग इसमें 18 साल भाजपा उनके साथ में रही है। लेकिन 17 महीने का जो कार्यकाल रहा महागठबंधन के साथ उसने एक इतिहास बनाया। तो वही तो कह रहे हैं कि क्या इतिहास बना, कुछ किया नहीं, खाली पर्चा छपवा रहे हैं आप लोग। यही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने इतिहास जरूर बनाया। मैं बता रहा हूँ 17 महीने के शासन काल में इनके पार्टी से शिक्षा मंत्री थे और माननीय शिक्षा मंत्री कभी कार्यालय जाने का काम नहीं किए। हिमराज जी एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। हिमराज जी सुन लीजिए, एक बार फिर जवाब दीजिएगा। जी चित्रंजन जी बोलिए, हाँ बोलिए, 17 महीने वाला बोलिए। तो 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिला। अच्छा, जो संविदा पर थे उनका मानदेय, शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं गए, तालमी मरकज, हिमराज जी शिक्षा विभाग के कार्यालय में ऐसे डिबेट नहीं होगा। सुन लीजिए हिमराज जी, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने दिया 5 लाख नौकरी। हाँ बोलिए चित्रंजन जी, जल्दी बोलिए, फिर पर्चा वाली बात आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी और रुद्रनील कंपनी के पास चलेंगे। जी सवाल यह है हाँ कि जो उपलब्धि रही हाँ उसको हम कहेंगे। हाँ, अब इसके लिए बेचैनी आपको क्या है? ये कहते हैं कि 7 निश्चय 2 में मैंने वादा किया था। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे पास 7 निश्चय 2 है। आप भी गूगल खोलकर निकाल लीजिए और बता दीजिए उसमें कैमा पॉइंट है जिसमें नौकरी देने की बात है। ठीक है, तो उस पे हम कर लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। हिमराज जी वो कह रहे हैं 5 लाख नौकरी का वादा किया था। अब इसको जवाब ले रहे चित्रंजन जी, एक पॉइंट पे 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर। अच्छा हिमराज जी, जनता से बात किया था। हिमराज जी आखिरी लाइन पूरी करेगा गंज जी, चित्रंजन जी आखिरी लाइन पूरी करिए। हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे नेता ने ऐलान किया कि 2025 के चुनाव से पहले हम 10 लाख जाऊंगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। ठीक और विशेष अभी नौकरी वाले पे आते हैं, पर्चे वाले बयान पे आते हैं। अब आइए हिमराज जी वो कह रहे हैं कि 5 लाख हमने नौकरी दी है, किए हैं, नए अवसर सृजित किए हैं, और इस तरह से हमने 34 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने को कर रहे हैं। और आपने तो सिर्फ वादा किया, हम तो काम करके दिखाते हैं, काम से हमारी पहचान है। हमने कौन काम किए बताने दीजिए, कौन काम किए बता दीजिए। पूरे बिहार में 16 लाख सरकारी कर्मचारी है, चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक। की बात करते हैं, आप भूल गए आपके मुख्यमंत्री है और आपने जी कहने वाले हैं कहां से पैसा लाएगा? बाप के घर पे होटवार किया। बिहार में जो है नरसंहार और आप क्या है, नहीं होते हैं। हिमराज जी सुनिए, सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं जो शिक्षकों की भर्ती की गई है तेजस्वी यादव ने किया है। हिमराज जी सुनिए, हिमराज जी आवाज मिल रही है आपको? हिमराज जी, चित्रंजन जी कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई है वो तेजस्वी यादव ने की है। हिमराज जी आवाज मिल रही क्या मेरी? हिमराज जी आवाज मिल रही है? हिमराज जी नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं, आवाज मिल रही है मेरी? लग रहा मेरी आवाज नहीं जा रही है। मृत्युंजय झा जी आपके पास आते हैं। चित्रंजन जी कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई हमारे एजेंडे में था और हमने उसको किया, वो कह रहे हैं उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जो फर्जी पर्चा छपवा रहा है। ये कहते हैं कि चोरी या सीधा चोरी। हाँ अभी हेमराज जी ने पूरा नौटंकी करने का काम चंद्रशेखर जी ने किया था। रामायण से लेकर के भ्रामक बयान दे करके और केवल विद्वेष पैदा करने का काम उन्होंने किया। लगातार लड़ाई में सुनिए, हर बात में रामायण ले आते हैं, महाभारत करते हैं आप। नौकरी पर समझिए। और लगातार पाठक के साथ, जो पाठक जी के साथ लगातार विवाद में रहे,
सिस्टम का काम नहीं किए, कई दिनों तक गए नहीं। युवराज जी ने सारी बातों को रखा है और ये जोर जोर से पर्चा छपवाने की बात कर रहे हैं। ठीक कहा है, केवल पर्चा छपवाने का काम करते हैं, काम कुछ धरातल पर इन्होंने नहीं किया था। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी का काम कौन देख रहा था बिहार में, पीडब्ल्यूडी का काम वही तेजस्वी यादव जी देख रहे थे। आज क्या माहौल है, किस प्रकार से ठेका उन्होंने दिया था, हर जगह घोटाला और पैसा कमाने का काम इन लोगों ने किया है। माननीय नीतीश जी ने कहा था कि जिस प्रकार से पैसों का बंदर बात किया जा रहा था, नौकरी के नाम पर पैसे लेने का काम किया जा रहा था, जिस आदमी के रंगत के खून के अंदर ये होगा कि जमीन के बदले और नौकरी के बदले जमीन लेने का काम चलता हो, उस प्रकार के लोग आज भी भ्रष्टाचार में उसी तरह डूब सकते हैं। इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है तेजस्वी यादव जी ने। और बात करते हैं चित्ररंजन जी, आप अपने आप व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर बेईमान लोग हैं, बेईमान होता है तो उनका चरित्र वही होगा। आपके चरित्र की गणना नहीं होगी। चित्ररंजन जी आपको समझना चाहिए, जिस पार्टी के आप ये समझ लीजिए वो पार्टी चोरों की पार्टी है, वो पार्टी लुटेरों की पार्टी है। जवाब लीजिए, आपने गंभीर आरोप लगा दिया। चित्ररंजन जी कह रहे हैं वो चोरों घोटालेबाजों की पार्टी। चित्ररंजन जवाब दीजिए, इसके बाद मैं रुद्र विक्रम जी के पास जाऊंगा। चित्ररंजन जी जवाब दीजिए। मैंने कहा तेजस्वी यादव के नाम पर है। सुनिए रुद्र जी, सुनिए, बहुत गंभीर आपने आरोप लगाया पार्टी के ऊपर, आरजेडी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। जवाब लीजिए चित्ररंजन जी, बोलिए। बोल रहे हैं। पहली बात यह है कि यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पब्लिक मंच से 2015 में नीतीश जी के खिलाफ में गिनाकर 32 घोटाला का नाम उन्होंने गिनाया था, 32 घोटाला का गिनाया था। दूसरी बात, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, अगर वे यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं था और नौकरी मिला तो घोटाला हुआ था, आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पकड़ कर? इसीलिए तो जेल में गया, इसीलिए तो छोड़कर गए। घोटाला कर रहे थे, उन्होंने खुलकर कहा घोटाला पैसा ले रहा है, पैसा लेकर बहाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुल करके कहा कि जो शिक्षक की बहाली में पैसा लेकर के और बात किया जा रहा था, ये बात ठीक है क्या? तीनों पार्टियों के दावे हैं। रुद्र विक्रम जी, आपने तीनों पार्टियों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग पर्चा छपवाते थे दिल्ली से लेकर पटना तक, काम कुछ किया नहीं। अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षक की भर्ती थी वो हमने किया। यहाँ जेडीयू नेता कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री हमारे थे तो आप कैसे हो गए? ठीक है, क्लियर करते हैं। देखिए बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं रुद्र विक्रम जी, तीनों पार्टियों को आपने सुना, बताएं। पर्चा छपवाते हैं, शिक्षक भर्ती सिर्फ तेजस्वी के कहने पे हुई है, जरा क्लियर करें आप। देखिए मुझे लगता है कि जितना कंफ्यूजन आज यहाँ पे आपके डिबेट में तीनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद हो रहा है, उतना ही कंफ्यूजन बिहार की जनता में कभी कभार हो जाता है। जब नीतीश कुमार जी इस तरीके का, क्योंकि नीतीश कुमार को इस तरीके का जो आपका डिबेट का टॉपिक था कि व्याख्यान क्यों देना पड़ता है इस तरीके का, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये देखिए जब ये इस तरीके का कंफ्यूजन बिहार की जनता में जब हो जाता है तो नीतीश जी को आगे आना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि नहीं, मैं जहां हूं अभी वहीं हूं, अभी मेरा कहीं जाने का प्लान अभी है नहीं। हालांकि वो प्लान कब तक है वो सिर्फ, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ नीतीश जी को पता होता है और उसके अलावा किसी को नहीं पता होता है। बाकी रही देखिए काम की बात, तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि नीतीश, जो मैंने पहले भी कहा कि नीतीश की एक साफ सुथरी छवि और कुछ न कुछ तो नीतीश जी ने बिहार के लिए किया ही है, जिससे वहां की जनता प्रभावित है। और सिर्फ जनता ही नहीं, जितनी भी पार्टियां, चाहे बीजेपी जो ये दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी जो दावा करती है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों को नीतीश जी की जरूरत होती है। भर्ती का क्लेम लोग करते हैं सर, शिक्षक भर्ती का जो लोग ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं, चाहे जेडी हो, बीजेपी हो, फिर आरजेडी का भी तेजस्वी ने वादा किया था, हमने उसको पूरा किया। क्योंकि ये अभी अगले साल चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रहा है, ये तो श्रेय किसको जाना चाहिए? ये वो कह रहे भाई मुख्यमंत्री हम हैं तो आप कैसे हो गए? देखिए हालांकि चुनावी सभाएं जब हो रही थी तो तेजस्वी जी ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा था कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, और ये सारे वादे जो है तेजस्वी यादव के ही थे। लेकिन आप जब सरकार में होते
सकते हैं तो बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन की कोई भी प्रस्ताव, इतना बड़ा प्रस्ताव आप नहीं लागू कर सकते। तो अगर मैं इस बात पे बात करूं कि वादे किसके थे, तो वादे वाकई में तेजस्वी जी के थे, लेकिन उन वादों को पूरा करने का बिना नीतीश जी के अनुमोदन के, बिना नीतीश जी के प्रस्तावना के, या बिना नीतीश जी के उस बात को कहने के ये शिक्षक भर्ती या अन्य कोई काम प्रदेश में नहीं पूरा हो सकता था। तो ये श्रेय मुझे लगता है कि दोनों को बांट लेना चाहिए कि चलिए भाई हमने भी कुछ किया, हमने भी कुछ किया। ऐसे एक जने को श्रेय लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बात बनेगी। लेकिन अब तो रुद्र विक्रम जी, अब तो चुनाव आने वाला है, श्रेय की राजनीति है। देखिए, श्रेय किसको देना है ये जनता तय कर देगी चुनाव में। आप नेता लड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमने लिया बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड आजकल तो। लेकिन इस बयान के मायने क्या है रुद्र विक्रम जी, जो नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब खाली पर्चा छपवाते हैं, कुछ किया है ये कुछ नहीं किया है, खाली पर्चा छपवाते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार इस बयान को, आप बताएं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आज की जो राजनीति हो गई है वो प्रोपेगेंडा और परसेप्शन की राजनीति हो गई है। मैं चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो प्रोपेगेंडा और परसेप्शन की राजनीति करना चाहती है और देश की जनता को ये बताकर, या मुझे लगता है कि एक तरीके से गुमराही करना चाहती है कि हमने काम किया है। भले से काम धरातल पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पर्चा छापने का काम एक पार्टी देश की नहीं करती। इसमें मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, देश की जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि कुछ एक पार्टियों ने ऐसा किया कि सिर्फ वो पर्चा छपवा के उन्होंने चुनाव जीते या बड़ा बड़ा चुनाव प्रचार करके जब चुनाव जीते जाने लगे हैं, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैला के, लोगों को ये बता के, भले से धरातल पे कुछ हुआ या नहीं, जी देखिए, चितरंजन गगन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि भाई शिक्षक जो भर्ती हुई है उसमें तेजस्वी को श्रेय नहीं दे सकते हैं, भाई मुख्यमंत्री हम थे। अब वो ये कह रहे हैं पुल वाला जो मुद्दा आपके साथी मृत्युंजय जी ने उठाया कि अगर अब पुल में अगर कुछ कमी आती है तो मुख्यमंत्री आप हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपको भी तो लेनी पड़ेगी ना, कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। हिमराज जी, किससे सवाल है? जेडीयू हिमराज जी, सवाल यह है कि चितरंजन गगन जी ने कहा कि शिक्षक भर्ती तेजस्वी यादव की देन थी, आप कह रहे भाई मुख्यमंत्री हमारे थे। अब गगन जी ने पूछा कि जब आप पुल की बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के पास वो विभाग था, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप थे, जब आप शिक्षक भर्ती का श्रेय लेना चाहते हैं तो पुल जो गिर रहा है उसका भी श्रेय तो आपको लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर पुल गिरने की बात अगर आई तो सभी लोग जानते हैं कि पुल गिरने की बात आई तो सबसे पहले उसकी जांच की भी बात आई। अच्छा। और जांच रुड़की की IIT की टीम ने भी किया। और एक भी मामले को हम कभी दरकिनार नहीं किया या उसको लेकर के हम गंभीर नहीं हुए। जहां भी पुल गिरे सबके प्रति हम संवेदनशील रहे और एक एक चीज की गहराई से जांच की, और आगे तमाम पुलों को मेंटेनेंस से लेकर के तमाम चीजों को पूरी तत्परता से देखी जाएगी। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया और उसी आधार पर काम भी हो रहा है। आज आरजेडी की सरकार नहीं, आरजेडी की सरकार में ऐसा होता था कि जब किसी बिंदु पर कोई काम होता था तो उस बिंदु पर सरकार सिर्फ लूटने खसोटने। दो बार आप लोग साथ रहे, दो बार आप साथ रहे, दोनों बार मुख्यमंत्री तो आप ही के नेता थे, दोनों बार मुख्यमंत्री आप ही के नेता थे, तो श्रेय किसको जाएगा? अगर आप शिक्षक भर्ती का श्रेय लेते हैं तो पुल गिरने का श्रेय कौन लेगा? काम जमीन पर दिखता है, काम करते हैं तो काम जमीन पर दिखता है, काम कागज में नहीं होता है, काम जमीन पर होता है। अच्छा। और जहां गड़बड़ियां होती है, जो गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं हम उसे बख्शते नहीं है, उसके साथ कार्रवाई करते हैं, कड़ी कार्रवाई होती है उनके ऊपर। गगन जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपको मिल गया। वो कह रहे हैं हम जो काम करते हैं वो डंके चोट पे करते हैं, जहां कुछ गलत होता है उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपकी सरकार में नहीं होता था। चितरंजन जी, तो जो विश्लेषण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रोपगंडा और परसेप्शन यही पूंजी है। जनता दल यू भाजपा के साथ रहते रहते जो भाजपा का जो रहा है, जैसे भाजपा के मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, किसानों की आय दुगना करूंगा, उसी ढंग से जनता दल यू करती है। सच्चाई यह है कि 2005 में जब इनकी सरकार बनी, जिसको लोग एक मानता है कि हाँ साहब नीतीश जी के सरकार में कुछ काम हुआ, 2005 से लेकर 2010 वह इनकी उपलब्धि नहीं थी। अच्छा। इन्होंने भंजाया वह UPA 1 की जो केंद्र की सरकार थी। अच्छा। उसकी उपलब्धि थी
कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आदरणीय लालू जी उसमें मंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह सहित कई लोग मंत्री थे। हाँ। और इन लोगों ने बोरा में भरकर पैसा भेजा बिहार में। 18,000 किलोमीटर सड़क, ग्रामीण सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आदरणीय रघुवंश बाबू ने भेजा। गगन जी, जब मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो बिहार का विकास कर नहीं दिखा। अब जब रेल मंत्री हो गए उन्होंने विकास कर दिया। चितरंजन जी 20 साल तक मुख्यमंत्री थे तब तक उतना विकास दिखा नहीं। और वही झूठ बोलने की सरकार की और जो है अफवाहों का बाजार गर्म कैसे किया जाए इसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं कि जो 2005 से 10 तक जो बिहार में बदलाव कुछ हुआ, जिसका श्रेय आप और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं कि आपके गठबंधन का, दरअसल उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन को, यूपी की सरकार को मिलना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया। मृत्युंजय जी मुझे आपने 2-3 बातें कही, मैं कहना चाह रहा था जी। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बार स्पष्ट रूप से सदन के अंदर कहा जितना गलत काम किए हो सबकी जांच होगी, एक एक का पोल खोला जाएगा और जो गलत किया उस पर पूरा कार्रवाई होगा। यह आपने सुना होगा, पूरे देश ने देखा और बिहार के लोगों ने भी देखा। इस प्रकार से इन्होंने माहौल खड़ा कर दिया था। शिक्षक की बहाली पर भी गड़बड़ी किया था। इस प्रकार के जो पीडब्ल्यूडी में घोटाले की बात बता रहा है उन्होंने, हर चीज की बात उन्होंने की। जांच होगी और पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी। जांच होगी, पकड़े जाएंगे केवल बोलने के लिए, केवल बोलने के लिए नहीं। क्या उपलब्धि आपकी रही है? आपकी उपलब्धि क्या है? आज भी आप 2005 के पहले की बात करते हैं, 2005 के बाद आप क्यों नहीं करते हैं? क्या उपलब्धि आपकी रही है बता दीजिए। 2005 के बाद भी बिहार में सुन लीजिए, चितरंजन जी सुन लीजिए उनको, बीजेपी प्रवक्ता को सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जब इस प्रकार की बात हुई सदन के अंदर, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा। और जहां तक विकास का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार काम करते हुए बिहार में जो विकास का पैमाना खड़ा की है, आज चितरंजन जी बोल रहे हैं, यही बिहार था क्या? यही परिस्थिति क्या बिहार में? सड़कों का यही जाल था? यही एम्स का जो स्थिति बनी है, एम्स खुले हैं, कई शैक्षणिक संस्थानें खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुले हैं, ये सब क्या पहले से ही था क्या? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जनता आपकी बात को समझ नहीं रही है। तो आपके पास कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया अंजनी जी, कि पर्चा छापने से कुछ नहीं होता है, ये कहावत है, ये काम कुछ नहीं। अंजनी जी जवाब देने दीजिएगा। ठीक है चितरंजन जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं रुद्र विक्रम जी के पास जाऊंगा। चितरंजन जी जवाब दीजिए। अंजनी जी कहे ना, देखिए ये लोग 7 विश्वविद्यालय खोले गए लालू जी के राज में और राबड़ी जी के राज में। ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और आप सुनिए, उस समय सुन लीजिए झाजी सुन लीजिए, जिसको आप जंगल राज बोलते थे उसमें क्या काम किया जरा सुन लीजिए, इसके बाद हम रुद्र सर के पास चलेंगे। विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अच्छा, जो उस समय गरीब बस्तियों में विद्यालय खोले गए, 7 विद्यालय खोले गए। जितने भी कॉलेज में और विश्वविद्यालय में शिक्षक का पद रिक्त था, सब में जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां हुई। 2005 के बाद सब खत्म हो गया। ठीक है रुद्र विक्रम जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए दावे सबके अपने अपने हैं। जेडीयू और तमाम लोग कहते हैं कि 2005 से पहले आ रहा हूं 2005 से पहले जंगल राज था, लोग पलायन करते थे। यहाँ चितरंजन जी कह रहे हैं रुद्र सर कि यहाँ पे हमने विद्यालय खोले, विश्वविद्यालय। जी थोड़ा चितरंजन मैं और कर दे रहा हूँ, जल्दी एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए। अच्छा, जो क्राइम रेट उस समय था लालू जी के और राबड़ी जी के समय में, इनके समय में दुगना और तिगुना हो गया। ठीक है रुद्र विक्रम जी आपके पास आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चितरंजन जी, मैं तो बिहार से हूं नहीं, लेकिन बिहार का पड़ोसियों में सुनता था कि 6 बजे के बाद वो स्टेशन से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है रुद्र विक्रम जी, यहाँ पे देखिए 2005 के पहले के बिहार की बात हो रही है, 2005 के बाद के बिहार की बात हो रही है। चितरंजन जी कह रहे हैं कि भाई हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था, जबकि मुझे याद है मेरे तमाम यही मित्र हैं दिल्ली में काम करते हैं, वो लोग दिल्ली में पलायन करके आए थे, नाम तक टाइटल तक छुपा देते थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, और 2005 में भी जो काम हुआ वो यूपीए की देन थी।
रुद्र सर। देखिए अगर बहुत काम अगर किया गया होता आरजेडी द्वारा, जितना काम यहाँ गिनाया जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि इतने सालों से जो आरजेडी की सरकार नहीं आ पा रही है, आरजेडी की सरकार वहां पे गई, जो घोटाले खुलकर आए, जो जिस तरीके से अराजकता बिहार में फैली हुई थी, तो वो परिणाम था कि जनता ने आरजेडी को नकारा और फिर दूसरी पार्टियों को, जेडीयू को चुना। तो देखिए इसमें आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि आरजेडी ने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी जनता ने आपको नकारा, तो आप, मुझे लगता है कि जनता को दोष दे रहे हैं, ना कि किसी पार्टी को दोष दे रहे हैं। क्योंकि जनता ने जो निर्णय लिया, और आप ये देखिए कि उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, नीतीश जी द्वारा कोई काम नहीं किया गया, तो इतने वर्षों से आखिर नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी प्रासंगिकता, मैं सब जितने भी यहाँ नेता बैठे हुए हैं उन सबसे यही पूछूंगा, बीजेपी भी इतनी बड़ी पार्टी, उसकी प्रवक्ता से भी यही पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में क्या कोई एक बड़ा नेता नहीं है? आपके इतने बड़े संगठन में क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वहां पे आपका नेतृत्व कर सके? आपकी डिपेंडेंसी हमेशा नीतीश कुमार पर क्यों रहती है? ये एक, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, आप तमाम बड़ी पार्टियों से भी आपके सारे नेता टूट कर आपके पार्टी में आते जाते रहते हैं, हमें बहुत सारे नेता आ गए, आपके में इतना बड़ा संगठन है, उसके बावजूद भी एक बड़ा नेता या एक ऐसा नेता आप बिहार को नहीं दे पाए हैं जो जिसको आप ये कह सके कि बहुत बड़ा सवाल है रुद्र जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी? नीतीश कुमार आ रहे, सवाल लीजिए एक मिनट, क्या नीतीश कुमार आरजेडी और बीजेपी की मजबूरी है? क्या यही एक चेहरा बचे हैं? आपकी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आपके पास कोई चेहरा नहीं है? अभी रंजनी जी, मैंने पहले ही कहा, ना हमारे पास नेतृत्व की कमी है, ना हमारी नियत स्पष्ट है, नेतृत्व भी स्पष्ट होता है। हाँ। चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की पॉलिसीज होती है, हम उस आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम कई राज्यों में लड़ते हैं चुनाव, और जब चुनाव आपकी पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो अब डिप्टी सीएम बन गए हैं, वो ये कहते थे कि हमको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अब एक बार फिर से क्या जो इस बार विधानसभा चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे? देखिए अंजनी जी, चुनाव अकेले लड़ना, पार्टी अपने बल पर लड़ना, अलग अलग कॉलिशन की स्थिति होती है। बिहार में अगर हमको अभी राजनीति करनी है, कॉलिशन गवर्नमेंट का के आधार पर ही हम राजनीति करते हैं। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में भी कॉलिशन के अंदर चलते थे। जब परिस्थितियां आती है तो धीरे धीरे पार्टियां सशक्त होती है, पार्टी के आधार बने होते हैं, और इसलिए आज भी हम कॉलिशन के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अलग है सर, देखिए अलग है, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, कोalition में उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन यहाँ पे गजब की विडंबना है, आरजेडी हो तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, बीजेपी हो तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। क्या दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, या नीतीश कुमार मजबूरी है, जरूरी है? वहां बिहार के अंदर जो कैलकुलेशन है, हम लोग कॉलिशन में गवर्नमेंट में आते हैं और स्थितियां बनती है। नीतीश कुमार जी अगर नेता है तो हम लोग के काम के आधार पर हम लोग नेतृत्व तय करते हैं। केंद्र ने नेतृत्व तय किया, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ना है, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री है, तो कई विपक्ष के भी मुख्यमंत्री होते हैं, तो हम लोग साथ में काम करते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा था, आज भी शिंदे जी वहां है, तो हम लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, हर राज्यों में कहीं हमारा मुख्यमंत्री होता है, कहीं हमारे साथी दल का मुख्यमंत्री होता है। आपसे कम सीट पाके वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है। हाँ। हम लोग काम आधार पर बिहार के अंदर हमको बेहतर बिहार बनाना है। अच्छा। इस प्रकार के जंगल राज लाने वालों को मुक्त रखना है, बिहार से अलग रखना है। हाँ। तो सिस्टम से अलग रखना होगा, तो हमको कॉलिशन के साथ सरकार बनानी है। और माननीय ठीक है चितरंजन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। 20 साल से, पिछले 20-22 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपकी गठबंधन की सरकार हो या बीजेपी की हो, फिर आपकी गठबंधन की सरकार हो, अभी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। क्या नीतीश कुमार मजबूरी है या जरूरी है आप लोगों के लिए? वही एक चेहरा है। देख लीजिए, पहली बात तो जो है, जो अभी राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे कि भाई राजद अगर ऐसे काम किया तो जनता का रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, तो उसके लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा 90 के पहले की स्थिति में। तो एक बदलाव, जो सामाजिक न्याय की एक जो बदलाव हुआ, सामाजिक न्याय आंदोलन का एक मुख्य क्रांति हुई लालू जी के नेतृत्व में। जिन लोगों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, जब वैसे लोगों को अधिकार दिया गया, आज अगर हेमराज जी आज अगर टीवी के चैनल पर हैं, तो यह जो है कहीं ना कहीं लालू यादव की देन है।
तो स्वाभाविक रूप से एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक परसेप्शन बनाया गया लालू जी के बारे में। साहब जो अब मुसहर जो है सो आ गया अब राजनीति में, अब जो अति पिछड़ा है, लुनिया है, केवट है, मलाह है, ततमा है, अब वो सब सत्ता में आ गया। तो ये सब लालू जी लाए हैं, ये सब लाने के लालू जी लाए हैं। हिमराज जी कह रहे हैं आप जो आज यहाँ डिबेट मेरे साथ कर रहे हैं वो लालू जी की देन है, जवाब दीजिए। देखिए यही बात, देखिए यही बात, अगर बिहार या पूरे देश में दलितों के हालात में परिवर्तन हुए हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हालात में परिवर्तन हुए हैं, जो वंचितों के हालात में परिवर्तन हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, जिस संविधान में उनके हक अधिकारों की बात की गई, आप सुनिए एक बार उनको, अरे दलितों यहाँ कम बोलने दीजिए, सुनिए। दलितों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। 2005 तक आरजेडी की सरकार थी, इनका दलितों के लिए बजट कितना था बिहार में? 40.48 लाख। और आज एनडीए की सरकार है, बजट कितना है? 2100 करोड़। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 2100 करोड़ का बजट है, और इनके सरकार में 40.48 लाख का बजट था। ये दलितों के अधिकार की बात करते हैं। ये दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए इनके शासनकाल में। दलितों के सबसे ज्यादा घर जलाए गए आरजेडी की सरकार में। दलितों को हत्याएं हुई नरसंहार में आरजेडी की सरकार में। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए आरजेडी की सरकार में, और ये उपलब्धियां करते हैं। इस पर चितरंजन जी जवाब दीजिए, मुझे भी याद है इतने नरसंहार हुए थे। अंजनी जी जवाब दीजिए। हाँ जल्दी जवाब दीजिए, इसके बाद में जाऊंगा झा जी के पास। जवाब देने दीजिएगा। अब लीजिए हिमराज जी जवाब लीजिए। जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, अति पिछड़ों के विकास के लिए अब जवाब देने दीजिएगा। हिमराज जी जवाब ले लीजिए, हिमराज जी जवाब लीजिए। ठीक है चितरंजन जी बोलिए, चितरंजन जी बोलिए। अब उनको चुप करवाइए। हाँ चितरंजन जी बोलिए। हिमराज जी हिमरंजन जी सुनिए। पहली बात उन्होंने कहा कि बजट उस समय इतना दिया गया, आज इतना दिया गया। हिमराज जी विद्वान आदमी है, देख लें कि उस समय देश का बजट क्या था और बिहार का बजट क्या था, आज देश का बजट क्या है और बिहार का बजट क्या है। तो बजट जो है तो चाहे 1952 का हो, अब 1952 के बजट से आप तुलना कीजिएगा 2060 के बजट, 1960 के बजट से आप तुलना कीजिएगा तो बजट गगन जी वो ये कह रहे हैं कि SC/ST समुदाय के लिए आपका बजट कम था, बाकी की अपेक्षा SC/ST समुदाय के बजट कम था। हिमराज जी सुनिए, हिमराज जी लगातार बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। हिमराज जी हो गया, लगातार बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी ना। आपने एक आरोप लगाया बजट का, वो जवाब दे रहे हैं। चितरंजन जी वो कह रहे हैं कि SC/ST का बजट आपके समय में कम था। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए। अरे हिमराज जी आपने एक बार बोल दिया ना, सुनिए। हाँ बोलिए अंजनी जी। हाँ जैसे जैसे केंद्र का बजट बढ़ा, वैसे वैसे राज्यों का बजट बढ़ा, और जैसे जैसे राज्यों का बजट बढ़ा उसी ढंग से विभाग वाइज भी बजट बढ़ा। आज जो यह जनता दल दावा करते हैं कि हाँ इतना का बजट मेरा है, तो कृपया यह भी बतावें कि उस समय जिस समय 1990 में भारत सरकार का बजट क्या था और आज भारत सरकार का बजट क्या है। तो बजट जैसे जब केंद्र का बढ़ा उसी अनुपात में राज्य का बढ़ा, उसी अनुपात में नहीं यहाँ पे सवाल ये है गगन जी, आप स्मार्टली सवाल को घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कहा ना कि लालू जी की वजह से आज जो डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि लालू जी के राज में तो हमको तो बजट बहुत कम मिलता था बाकियों की अपेक्षा। आप इस पे आइए। उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ ना अंजनी जी, उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि जब केंद्र का बजट बढ़ा उसी अनुपात में राज्य का बजट बढ़ा, उसी अनुपात में हर विभाग का, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, उसका बजट शेयर बढ़ा। तो यह तो जो है तो अब आज का कोई कहे कि 1990 में, तो 1990 में भारत सरकार का बजट क्या था। ठीक तो है, यह एक आपने अपनी बात रखी। मृत्युंजय जी बहुत देर से सुन रहे हैं। मृत्युंजय जी पूछ लीजिए। उन्होंने कहा, मृत्युंजय जी चितरंजन जी ने कहा कि 2005 से पहले 90 में सामाजिक न्याय का दौर था। ठीक है, आ रहे चितरंजन जी, झा जी सुन रहे हैं। झा जी बहुत देर से हैं। ठीक है झा जी, चितरंजन जी कह रहे हैं कि 90 का जो दशक था वो सामाजिक न्याय का दशक था और दलितों पिछड़ों के साथ
लालू यादव ने उनको ऐसा मौका दिया कि हिमराज जी आज टीवी में डिबेट कर रहे हैं, तो पहले आपके राज में इसके पहले नहीं होता था। इसके लिए लालू यादव को श्रेय मिलना चाहिए। देखिए, ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं हाँ। वो एकदम तथ्यहीन है। आज इस पर यही तो मैं अभी कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में जो मैंडेट लोग सामाजिक न्याय की बात ये करते हैं, सामाजिक न्याय के बदलाव की बात करने वाले लोग जनता का विश्वास लेकर सरकार में आए और उस साकार में रहने वाले हिमायती में नीतीश कुमार जी थे। ये इनको भूलना नहीं चाहिए। और नीतीश जी ने इनको छोड़कर इसलिए नहीं गए थे कि उनको दूसरे जगह जाना था। इनके स्थिति को देखते हुए न इनका सिद्धांत रहा, जिस विचार को लेकर काम किए, लोहिया कर्पूरी के विचार को उन्होंने खमात करने का काम किया और केवल लूटने का काम उन्होंने किया। और इसी विषय को लेकर के नीतीश जी भी हटे थे। इनको भूलना नहीं चाहिए। और आज हेमराज जी बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं। हर बातों का तो इसलिए कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि लालू यादव जी ने भ्रष्टाचार किया। अभी हेमराज जी कह रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम ले रहे थे। जिस डॉक्टर अम्बेडकर को कभी भाजपा एक्सेप्ट नहीं किया, जिस भारतीय संविधान गगन जी अभी इसी डिबेट में आपने हिमराज जी को टीवी में बैठने का श्रेय लालू जी को दे दिया और वो अम्बेडकर जी को दे रहे हैं, तो ये क्लियर होगी। रुद्र जी आपके पास आते हैं। देखिए बड़ी दिलचस्प डिबेट हो रही है। कह रहे हैं कि 2005 से पहले जो 90s का दौर था, आप उस दौर में आपने रहे, वहां बिहार को देखा था, क्योंकि हम बिहार के थे नहीं। हम सुनते थे कि लोग 90s में 6 बजे के बाद स्टेशन से बाहर निकलते नहीं थे, नरसंहार बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब वो कह रहे हैं चित्तरंजन जी वो सामाजिक न्याय का दौर था, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हिमराज जी आज टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, उसके लालू जी श्रेय मिलता चाहिए, जबकि जेपी जी लोहिया जी का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। उन्हीं के चेले हैं सब लोग। रुद्र जी देखिए, मैं इसमें क्या कहूं, मेरे ख्याल से चित्तरंजन जी को ये बात समझनी चाहिए कि 1968 में एक भोला पासवान मुख्यमंत्री बने थे बिहार में। मुझे लगता है कि पासवान जो जाति होती है वो SC में ही आती है। तो अगर भोला पासवान जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं 1968 में, तो ये बात करना कि 1990 के बाद ये जो सामाजिक समरसता की बात आई, सामाजिक समरसता को ऊपर तरजीह दी गई। सुन लीजिए जितेंद्र जी, सुन लीजिए वो किसी पार्टी के नहीं। सुन लीजिए जी रुद्र जी आइए, फिर आऊंगा जितेंद्र जी आपके पास। तो सिर्फ ये कहना कि सामाजिक समरसता की बात जो है 1990 के बाद शुरू हुई, ये कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने को श्रेय देने वाली बात है। हाँ, एक बात ये कही जा सकती है कि लालू यादव नो डाउट जिस मुद्दे को लेकर वो चले, जिस विषयों को लेकर वो चले, वो आज तक उस पर अडिग रहे हैं। इस बात के लिए लालू यादव को देश का हर नेता बधाई भी देता है, देश का हर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहता भी है कि लालू जी जिस मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को वो कहां तक अचीव कर पाए हैं या जनता के लिए वो कहां तक कर पाए हैं, वो एक अलग बात है, अलग विश्लेषण है। लेकिन लालू जी ने जो मुद्दे पकड़े शुरू से लेकर अपनी राजनीति को लेकर, वो उन मुद्दों को उन्होंने कभी उन मुद्दों से समझौता नहीं किया। वो जेल भी गए, कई वर्ष तक जेल भी रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जो उनके मुद्दे थे, जो भी रहे हों, उससे समझौता नहीं किया। तो एक बात तो ये लालू जी के बारे में आप कह सकते हैं। और आज भी उन्हीं मुद्दों पर वो अडिग खड़े हैं, भले से कितनी भी परिस्थितियां उनके सामने आ गई हों। तो और किसी को ये श्रेय देना कि किसी की वजह से कोई मतलब उनका, हालांकि उनका कहने का मतलब ये था कि इतना तरजीह दी गई निचली जातियों को कि वो सत्ता में आ पाए या फिर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में आ पाए या फिर। लेकिन रुद्र जी उसी दौर में लालू जी के साथ ही नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान जी थे, ये लोग भी वही नेता थे। जहां आपने पासवान का जिक्र किया, नीतीश कुमार ने दलित महादलित का फॉर्मूला बिहार में दिया था। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि उससे पहले भी ना उस दौर में, बल्कि उससे पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व पर रहे हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति को सामाजिक समरसता की बात कही जाना, मुझे लगता है कि एक बहुत ही ये बात नहीं कही जानी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक समरसता किसी देश में आई है या किसी राजनीतिक स्तर पे आई है। ये बात कहीं से भी यथोचित नहीं कही जा सकती। और एक चीज और मैं बीच में कहना चाह रहा था, जो बीजेपी के प्रवक्ता जो ये बात कह रहे थे कि नहीं हमारे पास तो नेता हैं। मैं हमारा सवाल कुछ और था कि देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई और होता है, मुख्यमंत्री कोई और बनाया जाता है। ये हमारा सवाल था, जो आपका भी सवाल उनसे था। तो मैं उस सवाल को बड़ा क्लियर कर दूं कि ये सवाल हमारा नहीं था कि वो आपके यहाँ नेता नहीं, आपके यहाँ नेता बिल्कुल बड़े बड़े नेता हैं, आप बिहार में भी हैं, लेकिन ये क्या एक मजबूरी होती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई और होता है, मुख्यमंत्री कोई और होता है।
तो ये इस बात का श्रेय मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां या इस बात को डिक्लेयर करें कि नीतीश कुमार ही एक नेता है जो बिहार को चला सकते हैं, बिहार की जिम्मेदारी सिर्फ वही अपने कंधे पर ढो सकते हैं। जो हम आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं और यही बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के मुद्दे पे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं और यहां बातों बातों में बात सामने आई, पिछले 20-22 साल से कोई भी गठबंधन हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, 2 बार गलतियां हो गई हैं। आखिरी सेगमेंट में है झा जी, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की वही चेहरा रहेंगे आपका? जैसा कि रुद्र जी कह रहे हैं कि आपके पास तमाम बड़े नेता हैं, आपके अभी के जो डिप्टी सीएम हैं पगड़ी बांधी थी, उन्होंने कहा कि मैं उतार दूंगा, इनकी सियासत खत्म करूंगा, लेकिन पगड़ी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो वो भी कहते थे कि अब अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अब आप लोग साथ लड़ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार मजबूरी है या आपके लिए जरूरी है? दोनों पार्टियों के लिए है। मैं गगन जी से वही सवाल रहेगा, फाइनल कमेंट रहेगा। देखिए अनिल जी, आप पहली बार हमारा बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में बनी, लेकिन आप ये ध्यान रखिए उस समय भी कमिटमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट किया था कि हम गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और नेता नीतीश कुमार जी ही होंगे। और जब हमारी बहुमत आई, उनका 43 आया और हम 74 पे आए, परिस्थिति उस समय ये स्पष्ट था कि बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन चूंकि कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि नेता नीतीश कुमार जी होंगे, नीतीश जी नहीं चाहते थे तो भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए पेशकश की और मुख्यमंत्री उनको बनाया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी, हम लोग जब कॉलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं, कॉलिशन का एक धर्म होता है। चलिए सर, इतना ही समय हमारे पास था, मैं गगन जी के पास जाता, लेकिन गगन जी से सवाल मैंने पहले कॉलिशन धर्म की बात करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, चेहरा क्या एक ही है? आरजेडी भी बड़ी पार्टी है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाती है, बीजेपी भी ज्यादा सीट जीती है, मुख्यमंत्री बनाती है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कह दिया कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसका 2025 के चुनाव से क्या वास्ता है, ये आपको समझना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो पूछता इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर डिबेट होगी, तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।